नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में हम एक डीप टैक्टिकल एनालिसिस करने वाले हैं। सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला साम्राज्य और दूसरी तरफ भारत के प्राचीन राज्य जिन्होंने उन्हें पूरे 300 साल तक रोक कर रखा। इतिहास आमतौर पर एक सीधी लाइन लगता है, पर जब हम ज्योग्राफी और मिलिट्री टेक के लेंस से देखते हैं ना, तो सच में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। आइए इस ऐतिहासिक स्टैंड की गहराई में चलते हैं। तो इस स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे। सप्लाई चेन की लॉजिस्टिक्स, कैवलरी और एलिफेंट्स का आमना सामना, सीज टेक्नोलॉजी के नए ब्रेक थ्रूज, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स यानी टेक्स्ट्स और स्टोन्स का आपस में कंपैरिजन, और आखिर में प्रतिहारों की उस अटूट डिफेंसिव लाइन पर। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि दरअसल एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था, लंबी सप्लाई चेन की समस्या। इस कॉन्फ्लिक्ट को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले उस ज्योग्राफी को एनालाइज करना होगा जो इन्वेडिंग फोर्सेस के सामने एक बहुत बड़ी दीवार बन गई थी। ये टाइमलाइन देखिए, एक बहुत ही अजीब हिस्टोरिकल एनोमली दिखती है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने डेमास्कस को सिर्फ 4 साल में गिरा दिया, 400 साल पुरानी पर्शियन सुपर पावर को महज 18 साल में मिटा दिया और स्पेन को तो लिटरली एक दोपहर में हराकर पूरा कब्जा कर लिया। वही साम्राज्य भारत की सरहद पर पूरे 75 साल तक अटका रहा। ऐसा आखिर क्यों हुआ? जवाब छिपा है टेरेन में। मकरान कोस्ट और सिंधु नदी का नेचुरल जियोग्राफिकल डिफेंस इतना जबरदस्त था कि कैलिफ उमर को अपने ही कमांडर्स को स्ट्रिक्टली चेतावनी देनी पड़ी। उन्होंने साफ ऑर्डर्स दिए थे कि इंडिया में सप्लाई चेन्स को ओवर एक्सटेंड ना किया जाए। उनका ये बयान, अगर एक भी सिपाही की जान जाती है तो मैं तुम्हारा पूरा खानदान साफ कर दूंगा, साफ दर्शाता है कि लोकल ज्योग्राफी का डर और लॉजिस्टिकल खतरा उस वक्त कितना भयानक रहा होगा। और वाकई में सिंधु नदी के उस नेचुरल बॉर्डर को सक्सेसफुली क्रॉस करने में ही खिलाफत को पूरे 75 थका देने वाले साल लग गए। 13 अलग अलग आक्रमण और 5 कमांडर्स की मौत। उस दौर के हिसाब से ये फिजिकली एक नामुमकिन लॉजिस्टिकल वॉल थी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। जब आखिरकार इन नेचुरल बॉर्डर्स पर लड़ाई शुरू हुई, तब बैटलफील्ड पर 2 बिल्कुल अलग मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स आपस में टकराए। ये कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ थी अरब की बेहद अजाइल और मोबाइल लाइट कैवलरी, इनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े थे। लेकिन एक बड़ा कैच था, इन घोड़ों ने जिंदगी में कभी हाथी नहीं देखा था। और दूसरी तरफ थी इंडियन एलिफेंट यूनिट्स। ये उनकी हैवी शॉक कैवलरी थी, जो दुश्मन की फॉर्मेशंस को बुरी तरह क्रश करने में एक्सपर्ट थी। हालांकि आग इनकी सबसे बड़ी और जानलेवा कमजोरी थी। इन दोनों टैक्टिक्स के इस मिसमैच का नतीजा बहुत ही खतरनाक निकला। कमांडर बुदाइल के अंदर एक 9000 सिपाहियों की मैसिव इन्वेडिंग फोर्स आई थी, पर जैसे ही उनकी कैवलरी ने युवराज जयसिया के एलिफेंट कोऑप को देखा, घोड़े पैनिक में आकर इधर-उधर भागने लगे। इस लड़ाई ने यह साफ कर दिया कि इस टेरेन में ट्रेडिशनल हेवी यूनिट्स की सुप्रेमेसी को हराना लाइट कैवलरी के बस की बात नहीं थी। तो ऐसे हेवी डिफेंसिव यूनिट्स और मजबूत किलों को भेदने के लिए टैक्टिक्स को चेंज करना जरूरी था, जहां से शुरू होता है सीज टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट। 17 साल के कमांडर मोहम्मद बिन कासिम ने एक नया टैक्टिकल अप्रोच अपनाया। जमीनी रास्ते की लिमिट्स को बाईपास करने के लिए समुद्र के रास्ते 5 भारी कैटापल्ट्स मंगवाए गए। साथ ही एक विशाल सीज इंजन तैयार किया गया, जिसका नाम था दुल्हन, और जिसे चलाने के लिए 500 लोग लगते थे। इस मैसिव टेक शिफ्ट का फायदा ये था कि अब उन्हें अपने इन्फेंट्री को किलों के पास नहीं भेजना था। अब वो एक सेफ डिस्टेंस से सीधे दीवारों पर हमला कर सकते थे। इस नए अप्रोच में लड़ाई का ढांचा ही बदल दिया। अब बो और एरो की रेंज से बाहर रहकर सीधे किले के अंदर अटैक हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब फ्लेमिंग ऑयल यानी जलते हुए तेल के गोलों का यूज किया गया। जब एक जलता हुआ गोला राजा दाहिर के हाथी को जाके लगा, तो पूरी इंडियन फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो गई और राजा को हाथी से उतरना पड़ा। बस वही एक एग्जैक्ट मोमेंट था जिसने अचानक से ग्राउंड डिफेंस को तोड़ दिया। लेकिन एक क्रिटिकल हिस्ट्री पॉइंट जो हमें हमेशा डिस्कस करना चाहिए, हम इन इंसिडेंट्स को एग्जैक्टली वेरीफाई कैसे करते हैं। टेक्स्ट वर्सेस स्टोन्स। जब हम प्राइमरी एविडेंसेस को आपस में क्रॉस रेफरेंस करते हैं ना, तो एक क्लियर डिस्टिंक्शन दिखता है। एक तरफ चचनामा नाम की बुक है, ये इन इवेंट्स के 500 साल बाद लिखी गई, जिसमें इनसाइडर बिट्रेयल्स और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज भरी हुई हैं। आधुनिक मिलिट्री हिस्टोरियंस इसे अनवेरिफाइड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास 8th सेंचुरी के कंटेम्प्रेरी स्टोन और कॉपर प्लेट्स हैं। ये सॉलिड आर्कियोलॉजिकली वेरीफाइड प्राइमरी डेटा है, जो साफ दर्शाता है कि कैसे स्थानीय राजाओं ने इस आक्रमण को सक्सेसफुली पीछे धकेला था।
इन्हीं प्राइमरी रिकॉर्ड से पता चलता है कि उस विशाल ज्योग्राफिक बैरियर को तोड़ने के बावजूद वो इनिशियल विक्ट्री बहुत ज़्यादा छोटी थी। सच तो यह है कि बगदाद की बदलती हुई इंटरनल पॉलिटिक्स और कासिम को अचानक मिली मौत की सज़ा के चलते ठीक 3 साल के अंदर ही वो पूरा प्रशासनिक ढांचा और उनकी जीत पूरी तरह से धंस गई। इस अचानक हुए एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स ने भारतीय राज्यों को मौका दिया, जिसने आगे चलकर एक अटूट दीवार की नींव रखी, जिसे द प्रतिहारा डिफेंसिव लाइन कहा जाता है। जैसे ही खिलाफत की नई फोर्सेस ने राजस्थान और गुजरात में डीपर घुसने की कोशिश की, उन्हें एक हाईली कोऑर्डिनेटेड यूनिफाइड पलटवार का सामना करना पड़ा। नॉर्थ में सम्राट नागाभोता और साउथ में चालुक्य सम्राट पुलकेशिन ने उन इन्वेडिंग फोर्सेस को प्रैक्टिकली एनहिरेट कर दिया। ये कोई टुकड़ों में बटी हुई फाइट नहीं थी। इस विक्ट्री ने सिंध से लेकर बंगाल तक एक हाईली स्टेबल और कॉन्टिन्यूस डिफेंसिव बाउंड्री खड़ी कर दी। सम्राट पुलकेशिन का इम्पैक्ट कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि उन्हें दुश्मन की सेनाओं का कंप्लीटली सफाया करने के लिए अवनी जनश्रेय यानी धरती के लोगों की शरण की ग्रैंड टाइटल मिली थी। ये कोई मिथक नहीं है, बल्कि प्राइमरी सरकारी कॉपर प्लेट से प्राप्त वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है जो आज भी एग्जिस्ट करती है। और इस दीवार जैसी डिफेंसिव पोजीशन की पुष्टि पता है कौन करते हैं? खुद प्राइमरी अरब सोर्सेज। 9th सेंचुरी के एक प्रोमिनेंट अरब मर्चेंट सुलेमान ने प्रतिहारा कैवलरी का जिक्र करते हुए लिखा था कि उनके पास सबसे बड़ी सेना है, बेहतरीन कैवलरी है और वो उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब दुश्मन खुद आपकी सैन्य शक्ति की इतनी रिस्पेक्ट करें तो समझ लीजिए कि मिलिट्री पोजीशन वाकई कितनी इम्पेनेट्रेबल रही होगी। इस डीप कोऑर्डिनेशन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा? ये सॉलिड जियोपॉलिटिकल वॉल पूरे 300 सालों तक अपनी जगह पर अटक खड़ी रही। इस 300 साल के एंड्योरेंस ने रीजनल ट्रेड हब्स को प्रोटेक्ट किया और उस वक्त के सबसे विशाल साम्राज्य को पीछे धकेलकर सिर्फ मंसूरा और मुल्तान जैसी छोटी आउटपोस्ट तक ही सीमित कर दिया। इस एक्सप्लेनर को क्लोज करते हुए हमें इस डीप टैक्टिकल क्वेश्चन पर विचार जरूर करना चाहिए। अगर ज्योग्राफी और ये डिफेंसिव लाइन इतनी स्ट्रांग थी तो 300 साल बाद आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? जब हैवी इन्फेंट्री और ट्रेडिशनल कॉम्बैट की जगह तुर्किक माउंटेड आर्चर्स यानी उन तेजी से मूव करने वाले घुड़सवार तीरंदाजों ने ले ली, तब इन नए फोर्सेस ने इन प्राचीन ज्योग्राफिकल डिफेंसेस को फंडामेंटली बाईपास कैसे कर दिया? टैक्टिक्स और टरेन का ये टकराव हमेशा बदलता रहता है और इस नई वॉरफेयर अप्रोच ने हिस्ट्री का रुख आगे कैसे बदला, इस पर जरूर सोचिए।